हेलो स्टूडेंट, आज हमारा 13 जो चैप्टर है ध्वनि, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सीखते हैं। सबसे पहले अपना आता है ध्वनि। कंपन करती हुई वस्तु क्या करती है? ध्वनि। ध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब कंपन होगा। बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। तो कोई भी वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है, इसका मतलब वो क्या करती है? कंपन करती है। मानव वाक तंतुओं के द्वारा कंपन करता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु किसको बोलते हैं? अपने जो गले में क्या पाया जाता है? कंठ। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? वाक तंतु। ठीक है। उसके बाद है ध्वनि किसी माध्यम। ध्वनि माध्यम में संचरित होती है, और जो माध्यम है वो क्या हो सकता है? या तो ठोस होगा, या द्रव होगा, या फिर गैस होगा। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। निर्वात का मतलब जहाँ क्या होती है? वायु नहीं होती। अगला है कर्णपटह। कान का जो पर्दा होता है, ध्वनि के कंपनों का अनुभव करते हैं, और यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्रवण। यानी जो ध्वनि होती है अपनी कर्ण के पटह है, यानी कि पर्दे पे टकराती है, वहाँ पे क्या होता है? कंपन। और इन संकेतों को फिर कहाँ पहुँचाया जाता है? मस्तिष्क तक। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्रवण कहते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या या कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो दोलनों की जो संख्या है या फिर जो कंपनों की संख्या प्रति सेकंड, वो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। फिर आता है कंपन का आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि उतनी ही प्रबल होगी। अर्थात आयाम ज़्यादा है तो ध्वनि क्या हो जाएगी? प्रबल। आयाम कम है तो ध्वनि क्या हो जाएगी? कम प्रबल हो जाएगी। इसके बाद है कंपन की आवृत्ति ज़्यादा होने पर तारतम्य भी क्या होता है? ज़्यादा। और ध्वनि उतनी ज़्यादा क्या होती है? तीक्ष्ण। अर्थात आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी तो तारतम्य भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। आवृत्ति कम हो जाएगी तो तारतम्य भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है? शोर कहलाती है। अप्रिय ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर। अत्यधिक और अवांछित ध्वनियाँ शोर प्रदूषण करती हैं। शोर प्रदूषण मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? समस्या उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के अपने को क्या करने चाहिए? प्रयास। सड़क के किनारे अथवा अन्य स्थान पर वृक्ष लगाने से ध्वनि प्रदूषण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब हम करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला सवाल है, सही उत्तर चुनिए। चार ऑप्शन में से आपका कौन सा? ध्वनि संचरित होती है। तो हमने पढ़ा है कि ध्वनि किस में संचरित होती है? ठोस, द्रव्य और गैस। तो इसमें पहला केवल वायु और द्रवों में, वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, द्रवों में, ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा? गैस। तो ध्वनि ठोस, द्रव्य, गैस तीनों में संचरित होती है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, निम्न से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? आवृत्ति न्यूनतम किसकी हो सकती है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की और महिला की। तो या तो छोटे लड़के की होगी या लड़की की। तो इस अपना ऑप्शन क्या जाएगा? ख। अब अपना तीसरा क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। पहला है ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, इसका मतलब ये क्या है? ट्रू। तो ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, तो ध्वनि किस में संचरित होती है? माध्यम में। तो पहला सवाल सही है। ध्वनि माध्यम में संचरित होगी। निर्वात का मतलब जहाँ वायु नहीं है। तो ध्वनि किस में? माध्यम में कौन से हो सकते हैं? या तो ठोस, या द्रव, या फिर गैस। तो पहला कथन सही है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती, किस में संचरित होती है? माध्यम में। दूसरा है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवर्तकाल कहते हैं। नहीं, आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। तो ये अपना क्या हो जाएगा? फॉल्स। तीसरा है कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। अगर आयाम ज़्यादा हो तो ध्वनि क्या होती है? प्रबल होती है। तो ये भी अपना क्या हो जाएगा? फॉल्स। चौथा है मानव कान की सर्वथा की जो प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। बिल्कुल राइट है। पांचवा है कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तार तो उतना ही अधिक होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अड़े वाला फॉल्स हो जाएगा। यानी आवृत्ति जितनी कम होगी तार तो उतना ही कम होगा। तो अपना जो तारत्व है वो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अर्थात आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तारत्व भी ज़्यादा होगा, और आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स।
छः का है अपीरिय ध्वनि को हम संगीत नहीं कहते, शोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? शोर। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। छठा है ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण असक्ता उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ध्वनि अगर ज़्यादा होती है तो अपने को सुनना कम हो जाता है, ठीक है ना। अब अपना जो चौथा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूर्ण करने में लगा जो समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। अर्थात एक जो दोलन है या एक जो कंपन उसको पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम क्या करते हैं? आवर्तकाल। और एक कंपन में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल करते हैं। और प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। तो प्रबलता वो आयाम पर निर्भर करती है। आवर्ती पर कौन निर्भर करता है? तारत्व है। आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम HZ से भी लिखते हैं। अवांछित ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर। क्या कहते हैं? शोर। और प्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? संगीत। ध्वनि की जो तीक्ष्णता है कंपनों की किस पर निर्भर करती है? आवर्ती पर निर्भर करती है। अब अपना पांचवा सवाल है, एक दोलक 4 सेकंड में 40 दोलन करता है, तो इसकी आवर्ती और आवर्तकाल निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं? इसका आवर्ती निकाल लेते हैं। तो आवर्ती क्या होता है? प्रति सेकंड दोलनों की संख्या। तो 40 दोलन होता है कितने सेकंड में? 4 दोलन। तो आवर्ती क्या आ जाएगी? 10 हर्ट्ज। फिर आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्ती का उल्टा। तो 1 बटे आवर्ती। आवर्ती का मान कितना? 10। 1 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.1। तो अपना जो आवर्तकाल है वो आ जाएगा 0.1 सेकंड और आवर्ती कितनी आ जाएगी? 10 हर्ट्ज। ठीक है। अब अपना चौथा क्वेश्चन है, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की दर से कंपित करता है, तो आवर्तकाल निकालना है। तो आवर्तकाल किसका उल्टा होता है? आवर्ती का। आवर्ती आवर्तकाल की उल्टी होती है और आवर्तकाल आवर्ती का। तो आवर्ती बटे में आवर्ती। तो 1 में आवर्ती का भाग दे देंगे। तो इसकी आवर्ती कितनी है? 500 कंपन। तो 500 का हम 1 में भाग देते हैं तो कितना आएगा भाई? 0.002 सेकेंड। तो अपनी आवर्ती कितनी आ जाएगी? 0.0 सॉरी आवर्तकाल कितना आ जाएगा? 0.002 सेकेंड। ठीक है। अब अपना सातवां सवाल है, निम्नलिखित वाद्य यंत्र के उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक। ढोलक में जो कंपन कौन करता है? तानी झिल्ली। सितार। सितार में तार। बांसुरी में वायु स्तंभ। फिर आठवां है शोर और संगीत। शोर क्या होता है? अप्रिय जो ध्वनि उसको हम क्या कहते हैं? शोर। संगीत जो ध्वनि अपने को अच्छी लगती है, सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह सुखद होती है। फिर क्या है अगला, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो पहला हो जाएगा वाहनों की ध्वनियाँ। अब ध्वनि प्रदूषण के कारण बता रहा है, तो एक तो वाहनों की ध्वनियाँ हो जाएगी, विस्फोट यानी पटाखे जलाना, मशीन, लाउड स्पीकर, उसके बाद वातानुकूलित चलाए गए टीवी और रेडियो इत्यादि। फिर आता है इसमें एक ऊंची आवाज़ के अंदर जो भी अपन क्या चलाते हैं, ऊंची आवाज़ में चला गए जो अपने रेडियो टीवी, ये भी क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? सबसे पहला वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोटक, मशीन, लाउड स्पीकर, वातानुकूलक, कूलर, उच्च आवाज़ में चला गए रेडियो टीवी इत्यादि। ठीक है। अब 10वां है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप इत्यादि। व्यक्ति की सुनने की क्षमता वो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से एक तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, दूसरी सुनने संबंधी समस्याएं होती हैं। अब अपना जो 11वां सवाल है ये अपने को करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12वां, वाक मानव या वाक यंत्र का चित्र बनाइए और इसकी व्याख्या कीजिए। तो जो वाक यंत्र यानी कंठ है, ये श्वास नली के ऊपरी सिरे पे होता है। वाक यंत्र के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तनित का मतलब तने हुए होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिरी बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से निकालते तो वाक तंतु क्या होते हैं? कंपित होते हैं। और कंपित होते ही क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए अथवा पतले होते तो वाक ध्वनि का इस प्रकार से उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है और ढीले और मोटे होते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो कंठ होते हैं, कंठ में क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। कंठ में क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न। कंठ में क्या होती है? जैसे हवा निकलती है तो एक संकीर्ण झिरी बन जाती है और फेफड़ों से जो बलपूर्वक झिरी
से बाहर निकालते तो वाक् तंतु क्या होते हैं, कंपित, और कंपन होने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, आकाश में तड़ित, तड़ित का मतलब बिजली चमकना, और मेघ गर्जना यानी बादलों की आवाज़। तो एक ही समय और समान दूरी पर घटित होती तो हमें सबसे पहले क्या सुनाई देती, बिजली दिखाई देती है, और मेघ गर्जना बाद में। ऐसा क्यों होता है? तो आकाश में मेघ और जो तड़ित और मेघ गर्जन, इसकी घटना एक ही समय पर और समान दूरी पर घटित होती है, फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है और मेघ गर्जना बाद में। इसका कारण है कि जो प्रकाश की चाल है वो क्या होती है, ध्वनि की चाल से काफ़ी अधिक होती है, इसलिए हमें आवाज़ सुनने से पहले दिखाई देती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है भाई, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसको लिख लेना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात जो ध्वनि है और जो तड़ित है, तो इसमें से सबसे पहले अपने को क्या दिखाई देती है, तड़ित, क्योंकि तड़ित क्या होता है, प्रकाश, और प्रकाश की चाल है वो ध्वनि से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसको अच्छे से पढ़ो, याद करो।